बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हमारे साथ समीर चौगांकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एस बहल साहब मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बात कर्नाटक की हो रही थी और कौन हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, इस पर हम लोगों ने बात की। कर्नाटक में लीडरशिप में, मुख्यमंत्री में बदलाव होगा क्या, इसकी चर्चा की। अब बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल पर जाने कितने महीनों से बात हो रही है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्यों में संगठन का चुनाव पूरा होने और नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे बड़े बड़े राज्यों में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे साफ नहीं है। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण का नाम लगभग फाइनल है, लेकिन इसके अलावा कई चुनौतियां बीजेपी में नजर आ रही हैं और ये वजह है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार टालती जा रही है, ये डिले होता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के अंदर भी कोई खटपट चल रही है, क्या इसका असर ही संगठन के चुनाव पर नजर आ रहा है। अभी तक बीजेपी ने 14 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। जिन राज्यों में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं उनमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, एमपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये सब तमाम राज्य शामिल हैं, जबकि असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। सवाल यही है कि बीजेपी में ये प्रक्रिया जो है निरंतर ये डिले क्यों होती है। सर मेरे थोड़ा नजदीक आ जाइए आप, इनके पास खबर है आज, इन्होंने आज मतलब आधी खबर डाली है, पूरी हम निकलवा लेंगे अभी, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि मामला क्या है। नहीं सर, मामला कुछ नहीं। देखिए, संगठन के चुनाव रुके थे, लेकिन आप देखिए 48 घंटे के अंदर 9 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे। आज तो 5 राज्यों के डिक्लेयर होना ही है, इसमें महाराष्ट्र का जिसके अंदर है महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आज ये जारी हो जाएंगे और कल बाकी 4 राज्यों के जारी हो जाएंगे। 19 पूरे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। 4 राज्यों के 26 राज्यों में चुनाव कर तक, मतलब मैं कह रहा हूं कल के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जितने संगठन के चुनाव के पूरे होने जरूरी है उतने हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कल शाम तक पूरे 9 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन ये बात भी सही कि 2 बड़े राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत स्ट्रांग होल्ड है, गुजरात है, CR पाटिल केंद्र में मंत्री है लगातार 1 साल से, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, तो जनवरी 23 में कार्यकाल खत्म हो गया था चौधरी साहब का, भूपेन्द्र चौधरी जी का, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद से लगातार वहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य की वहां पर आपको करना है। तो क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद फिर वो अगला प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे? ये भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पहले तय कर दे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का। नहीं तो कहीं पेच जो है इन्हीं राज्यों में फंसा हुआ है, कौन है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने तब जाके गाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचेगी। प्रॉब्लम तो है ना कहीं। विचार विमर्श बहुत गहन हो रहा है। ये मानकर चल सकते हैं कि पार्टी तय कर रही है कि भाई ये पेज फंसा होने को ही दूसरी भाषा में कहते हैं विचार विमर्श। भाई जहां मामला बिल्कुल साफ हो वहां इतने विचार विमर्श की जरूरत नहीं में आ रहे हैं। आप उनसे खबर पूछिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष खबर। आज इन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और इन्होंने कहा है कि 3 संभावनाएं हैं। सर मैं बता दूं, आप बता देंगे? इन्होंने कहा 3 संभावनाएं हैं। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है बीजेपी को, या उनके अलावा एक पूर्व मुख्यमंत्री या एक ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। राइट सर, तो अब नाम ही बता दीजिए ना, रखा क्या है इसमें? नाम तो सर पार्टी संगठन तय करेगा, राष्ट्रीय हाईकमान तय करेगा। जब हाईकमान बैठेगा विजय जी की भाषा में तो तय होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन बनेगा। चलिए मैं पूछ, अच्छा आपने कहा कि 21 जुलाई के पहले नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले ये मोदी जी ने बहुत स्पष्ट। अब सर डेट तो देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, मैं लेता हूं विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि कई डेट हमने देख लिए हैं। कि 21 जुलाई के पहले, सेशन के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का तय कर दिया प्रदेश अध्यक्षों को लेकर 9 डिक्लेयर हो रहा है, ये बता रहा है कि अब पार्टी बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ने वाली है। कुछ कह रहे हैं आप? नड्डा जी के मुंह की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 21 तारीख तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। उसको मैंने 21 जून समझ लिया था क्योंकि जून में बात हो रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि वो 21 जुलाई है। और चूंकि अभी जो होगा तो करीब करीब 22-23 राज्यों के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। हर राज्य से जो राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव, चयन, नॉमिनेशन, जो शब्द आप बोले वो हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब कोई वो वाली मुश्किल नहीं है। बस एक
चीज करनी है कि तारीख घोषित करनी है और 1 सप्ताह का समय देना है। तो अगर 15 तारीख तक वो तारीख घोषित हो जाए तो 21 जुलाई के पहले मानसून सत्र शुरू होने के पहले हो जाएगा, और नहीं तो उससे आगे जाएगा। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है, ये ठीक है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी, में एक शब्द बार बार कहता हूं फिर दोहरा रहा हूं, पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही है, और वो लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, उसके बाद भी दिखा था। तो पूरा जो ये विचार परिवार जिसको कहते हैं वो बहुत गंभीरता से इस पर बात कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पेच बहुत फंसा हुआ है, और पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बचा रहे। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए कई बार लगा कि सहमति तक पहुंच रही है, लेकिन इसमें बिना किसी संकोच के मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संगठन और दिल्ली वो एक नाम पर अभी तक तय नहीं कर पाया। दिल्ली के मन में जो नाम है वो शायद कहीं न कहीं कुछ बाधा नाम ही बता देना आप। क्या नहीं, नाम तो देखिए है कि नाम तो चूंकि कई चलते रहते हैं, उसमें नामों में अब समीर जी जो है वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की जो पसंद है और केंद्र की जो पसंद है, योगी जी की पसंद नहीं है। योगी जी का उसमें कुछ जो स्टेक नहीं अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश का बन रहा है वो योगी जी की पसंद नहीं है अभी तक की तारीख में, और शायद यही वजह है कि वो रुका भी हुआ है, जिसको कहें कि टलता हुआ दिख रहा है। और अभी एक चीज और देखिए ना, घटनाक्रम भी देखना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए कर रहे थे पिछले कुछ समय से, वो जिस तरह से एक, मैं ये नहीं कहूंगा, कोई भी नेता किसी एक जाति का विरोधी नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से एंटी ब्राह्मण स्टैंड लेते हुए वो दिखे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह ब्राह्मण है, भले ही बार बार हम कहें, और नरेंद्र मोदी जैसा ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है। पूरी गुंजाइश इसी बात की है कि अगर महिला नहीं बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिछड़ी जात से होगा, ये लगभग तय है, 100% तय है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में मेरा यह मानना है कि कोई ब्राह्मण अध्यक्ष ही बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, नाम आप लोग ले नहीं रहे, मैं ले लेता हूं कई नाम जो पब्लिक उसमें चल रहे थे। भाई हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम बहुत सुना, हमने शिवराज जी का नाम बहुत सुना था, खट्टर जी का नाम एक समय में बहुत चल रहा था। मुझे लगता है खट्टर जी का नाम अब उस रेस में नहीं है, अब उस रेस में नहीं है। खट्टर जी मतलब जिन वजहों से वो वहां तक हैं, वो उसकी एक सीमा दिखती है, और पार्टी के भीतर भी ये माना जाता है। निश्चित तौर पर वो नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी हैं, संघ के प्रचारक हैं, बहुत सादगी वाले जीवन है, लेकिन जितनी केशव मौर्य जी का नाम भी चलता था। केशव मौर्य जी, मुझे नहीं पता कि देखिए पीछे कितना चल रहा था, पहले चल रहा था ना नाम केशव जी को लेकर, है ना कि अभी खबर है अभी कह रहे हैं, अभी भी आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल नहीं बन सकते। केशव प्रसाद मौर्य भी मतलब संभावित नामों में शामिल रहे होंगे। आपके 3 नामों में एक है ना, ये हो सकता है ये भी उसमें शामिल है। मैं सर्बानंद सोनोवाल भी मुझे लगता है कि एक नाम आप कंसीडर कर सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो आसाम के मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी हैं, और भी महिलाओं में निर्मला सीतारमण मुझे लगता है कि बहुत प्रबल दावेदार है निर्मला सीतारमण का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। मुझे लगता है कि अगर दक्षिण से होगा और महिला का होगा तो निर्मला सीतारमण प्रमुख दावेदार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया, साउथ से आती है, अब एक वेल नोन चेहरा है। तो मुझे लग रहा है कि निर्मला सीतारमण एक्चुअली सर, इन नामों पर इतनी चर्चाएं, इतनी बहस हो चुकी है कि अब वो लोगों को भी लग रहा होगा वही नाम बार बार। सवाल इसलिए यही है कि अब इस महीने जो आपने डेट दी है, उसकी चर्चा करें। अब ये 21 जुलाई जो है इस तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समीर जी कह रहे हैं, वैसे तो सही बात है कि भाई जो तय करना हाई कमांड तय करता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये तय करना होगा तो वो कोई महिला में भी ऐसा व्यक्ति तय करेगा ना जो कांग्रेस के लिए मुसीबत दे, जो पूरे उत्तर भारत सहित पश्चिम पूर्व सब जगह जिसका प्रभाव हो। जैसे एक नाम मुझे स्मृति ईरानी का लगता है। अभी आज के समय में देखें, और राहुल गांधी के सामने जिस तरह से जाके चुनाव लड़के वो जीती थी, ठीक है पिछला चुनाव ये खबर आ रही है महेंद्र भट्ट बने रहेंगे उत्तराखंड बीजेपी हो गया था उनका, कल ही हो गया, कल नॉमिनेशन था, कल पहले से अध्यक्ष उनका नाम तय हो गया। 5 अध्यक्ष तय हो गए ना कल राज्यों वाले। महाराष्ट्र का भी तय हो गया। हाँ, महाराष्ट्र का भी तय। सर आज आप ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, प्रधान कम क्या इस खबर पे? नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पूरी खबर ही अलग तरीके से की है। अच्छा, ये जितनी आप खबर कर रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, राष्ट्र कौन सा चुनाव हो रहा है, ये सारी चुनाव टालने की एक्सरसाइज हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और ये जो पिछले 6 महीने से एक्सरसाइज हो रही है, और आज जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो चुनाव टालने की एक्सरसाइज हो रही है ना। तो आप गुजरात में जो चुनाव इस महीने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो जाएगा, लेकिन ये मत कहिए चुनाव, आप 2 चीजें अलग अलग है। नहीं सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना अलग बात है सर।
कोई लड़े तो मना भी देखिए, नहीं चुनाव करता। का ठीक है, मतलब नहीं लड़ता कोई नहीं नहीं बीजेपी लड़े ना सर, हाँ, तो मैं उदाहरण चुनाव देता तो तभी हूं, होता है चुनाव ना। लड़े सर, नहीं, शिवराज सिंह आप- चौहान 2000 में मध्य प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात सुनिए, अभी तो ये सारी एक्सरसाइज हो रही है ना, गुजरात में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वो सब एक्सरसाइज वो हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी सब लोग, मतलब कोई मैं इसमें गलत सही की बात नहीं कर रहा, नहीं, उत्तर लेकिन इसको आप प्रदेश में चुनाव लड़े मत थे, कहिए क्या कि नाम चुनाव था हो रहा है। और वैसे मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि कोई भी अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष अमित शाह जी है। अब अमित शाह जी के अंडर में कौन अध्यक्ष रहना चाहता है, ये नाम तय बड़ी करना। सीधी सीधी बात कह दी सर आपने। मैं तो अब मेरे को तो ये बात भाई समझ जहां पावर है, बात सही है, पावर तो वही है। हाँ। नहीं, लेकिन इसको यूं भी तो देख सकते हैं ना, क्या आपको लगता है कि जो कुछ अमित शाह तय कर लेते हैं वही सब हो जाता है? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं तो वो तो सब जगह मैं तो ऐसा नहीं होता है। मानता हूं। नहीं तो जब खरगे साहब कहते हैं तब तो आप कह रहे हो कि खरगे साहब कैसे तय कर रहे हैं, क्या नड्डा नहीं, साहब तय नहीं, करते हैं? नहीं। नड्डा साहब के पास तो मिलने भी नहीं जाते लोग आने इस के लिए। सवाल का जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इस सवाल का। क्या क्या नड्डा साहब तय करते साहब हैं? के पास एक्चुअल पावर है पार्टी संगठन की? देखिए, एक बात समझिए, जब भी या सरकार अमित शाह जी जो है, अमित शाह जी का रोल क्या है पार्टी संगठन में? देखिए, अमित शाह का रोल दो है। एक तो अमित शाह चूंकि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय पे हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है सरकार के भीतर, और जिस जगह पर वो बैठे उनके पास बहुत काम है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि अमित शाह ऑर्गेनाइजेशन के बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं, और उनके समय में ही भारतीय जनता पार्टी सबसे शक्तिशाली बनी, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता वाली उसी समय बनी, जो नड्डा जी के समय में बढ़ा। तो मेरा ये मानना है कि जब सरकार में कोई पार्टी होती तो उसका जो अध्यक्ष होता है, सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाने वाला होता है। अब इसमें तो किसी को कोई भ्रम होना नहीं चाहिए कि अमित शाह नंबर 2 हैं, शक्तिशाली हैं, इसमें तो कोई बहस नहीं है। लेकिन मैं इस पर सीधे इस पूछ पर रहा मैं हूं, सहमत नहीं होता संगठन हूं। के फैसले कौन ले रहा है? नहीं, संगठन के फैसले निश्चित तौर पर जेपी नड्डा ले रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। बिल्कुल ठीक नहीं है। जेपी नड्डा साहब के पास तो मिलने ही नहीं जाते लोग। ये ऐसा बिल्कुल जो नहीं। पार्टी में नए लोग आए, जिन पार्टियों के साथ आपने समझौता किए, जिन पार्टियों के साथ आपने सरकार बनाई, उनमें से कोई भी फैसला अमित शाह के बिना किसी, अमित शाह के अलावा किसी ने नहीं किया। बिना अलग बात है। नहीं, अमित शाह के अलावा किसी ने नहीं किया, मैं इसको कहता हूं। और उड़ीसा में तो हद हो गई कि उड़ीसा में तो प्रधानमंत्री जी नवीन पटनायक को भरोसा दे आए कि हम 7 चुनाव लड़ेंगे, और फिर अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हमारी नहीं, पार्टी ये थोड़ा सा संगठन मैं में बिल्कुल ठीक बात ये कर रहा सर हूं। अलायंस वाली बात नहीं, अलग है। correct Alliance के लिए। मुझे अलग मैं कह जानकारी रहा है। हूं, वो बात अलग है कि ये मैं पार्टी में बता दूं। रीथिंक हो नहीं, कि नहीं, भाई हमें रीथिंक, करना हाँ। चाहिए कि नहीं करना नहीं, चाहिए। इसको लेकिन तो वो मैं तो, बता दूं, लेकिन ये- अध्यक्ष जी पर कोई फैसला नहीं होता अमित शाह के बिना की बात, इसको अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा, अमित चलिए, शाह जी के बिना सौरभ जी, अध्यक्ष। सौरभ जी, उड़ीसा में कोई अमित शाह ने नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं पलटा। उड़ीसा की यूनिट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ये हमारी ताकत है, हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे, जिसे केंद्रीय ठीक, नेतृत्व में चले, माना। चले, ठीक। अमित शाह ने मोदी का फैसला पलटा, ऐसा आप नहीं कर देखें साहब, सकते। उड़ीसा के संदर्भ में मैं जानता हूं। 21 जुलाई की तारीख आई है प्रोग्राम में, अब ये तब तक मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष या नहीं मिलता। महाराष्ट्र से खबर आपको देता है। महाराष्ट्र में खबर ये चल रही है कि विपक्षी खेमा महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस आने वाले बीएमसी चुनाव में जो इस साल हो सकता है, अकेले लड़ने पर विचार कर रही है। दरअसल शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी, और वो लगातार राज ठाकरे के एमएनएस के साथ संपर्क में, और वो दोनों पार्टियां गठबंधन के संकेत दे रही हैं। उद्धव और राज ठाकरे की इस बढ़ती नजदीकी के बाद कांग्रेस अलर्ट है, इसलिए अब कांग्रेस आने वाले बीएमसी इलेक्शन में अकेले जाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई में महाविकास आघाड़ी में एक टूट हो सकती है। बीएमसी इलेक्शन में अकेले उतरने को लेकर इस संदर्भ में मुंबई कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से फीडबैक भी लिया गया है, और ज्यादातर नेताओं का यह मानना है कि ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर पार्टी को नुकसान होगा। मुंबई में पार्टी का वजूद बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, ऐसा उनके अंदर से फीडबैक आया है। और 7 जुलाई तक संभवतः मुंबई कांग्रेस अकेले लड़ने पर कोई निर्णय भी ले लेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस साल के आखिर तक स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। राज्य में स्थानीय निकाय में 29 नगर निगम हैं, 248 नगर परिषद हैं, 42 नगर पंचायत हैं, 32 जिला परिषद हैं और 336 पंचायत समितियां हैं। और इसमें बीएमसी के चुनाव 227 सीटों के लिए होते हैं। और इस इलेक्शन को आप एक मिनी असेंबली इलेक्शन जैसा भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव होता है पूरे राज्य के अंदर। तो पूरे दमखम के साथ जो है इसमें पार्टियां उतरेंगी। राज ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट है, उनसे भी लगातार ये बातें हो रही हैं कि आप उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला रहे हैं या नहीं। अभी तस्वीर में तो दिखे थे एक साथ कहीं पर, सुनते हैं। मला त्या ह्यांचा हा जो निर्णय आला त्याच्यात सरकार के फैसला रद्द करने के बाद मुझे संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा अब आगे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि अब मोर्चा तो रद्द ही करना होगा। उन्होंने कहा क्या हम 5 जुलाई को विजय सभा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
मैंने कहा 5 जुलाई को विजय उत्सव सभा करेंगे, पर अभी आप सभा की जगह मत घोषित कीजिए। मुझे अपने नेताओं के साथ बात करनी होगी, उनसे बात कर ही हम कुछ तय करेंगे। विजय सभा तो होगी, पर आप इसमें राजनीतिक बैनर मत लगाइए। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी, गैर राजनीतिक सभा होगी, क्योंकि मराठी मानुस की एकता की जीत हुई है। ये मराठी की जीत है। सभा कहां होगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आते जाते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, पर मराठी टिकनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पर सोचेंगे। अब एक्चुअली जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हिंदी स्कूलों में पढ़ाने को लेकर सरकार ने जो फैसला अपना वापस लिया है, उसकी वो बात कर रहे थे कि पहले ये विरोध में मार्च निकालने वाले थे, सरकार ने फैसला ले लिया तो विजय सभा करना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन को लेकर के क्यों कोई क्लियर बात राज ठाकरे ने नहीं की? उन्होंने कहा जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन का जिक्र करूं उसके पहले मैं जो चर्चा हो रही है कि भाई अब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही है। नवंबर में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के, उस परिणाम आने के बाद क्या उद्धव ठाकरे ने कभी कांग्रेस के किसी नेता के साथ बैठक की? कल ही तो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है महाराष्ट्र का। उसके पहले कांग्रेस ने संदेश भेजा था उद्धव ठाकरे के पास कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, एक बैठक कर लेते। उद्धव ठाकरे ने फोन पे आने से ना कर दिया, बोल दिया पार्टी के नेताओं से बात कीजिए। उद्धव ठाकरे ने ये बात आपने सॉरी बीच में आपको थॉट प्रोसेस रोक रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ी अटपटी लगी थी कि ये जो बातें हो रही हैं ये संजय राउत और राज ठाकरे के बीच में हो रही है। क्यों नहीं सीधे बात हो रही है उद्धव ठाकरे? नहीं, बात हो रही है, 2 बार दोनों के फोन पे बात हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की हुई है, आदित्य ठाकरे ने भी वहां पर राज ठाकरे से बात की है। संजय राउत वैसे संदेश देके जा रहे हैं, बातचीत तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों आपस में करेंगे, और राज ठाकरे भी जानते हैं कि उद्धव के बिना कुछ होना नहीं है, तो दोनों की बातचीत हो रही है। अब मराठी वोट बैंक के अलावा दोनों को फोकस है कि भाई पहले अपन बीएमसी बचाओ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बचा लो, नासिक में अपनी सरकार बना लो। पैसा कहां से आएगा? इनके दोनों के जो कैडर है वो कॉर्पोरेशन में ठेकेदारी करके, जो शाखा प्रमुख जो इनके जो रहते हैं वो सारे ठेका करते हैं। राज ठाकरे के पास कॉर्पोरेशन है? नहीं, पहले नासिक कॉर्पोरेशन थी, अब कोई कॉर्पोरेशन, अब तो एक भी एक पार्षद नहीं है उसके पास, 4 पार्षद नगर निगम में है। तो अब इनके पास समस्या पैसों की है कि शिवसेना चलेगी कैसे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जब तक कैडर के पास पैसा नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है इनका ध्यान पूरा बीएमसी के ऊपर है कि बीएमसी आने के बाद पैसा भी आएगा, एक थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, और फिर 2029 लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। सर, हमने कुछ महीने पहले ही भी चर्चा की थी कि बीएमसी इलेक्शन में, मतलब सरकार जब अभी बनी है बीजेपी महायुति की, कि अब अकेले जाएंगे उद्धव ठाकरे, तो ये तो अब बात बहुत पहले से चल रही है। अब ये क्लियर है कि कांग्रेस अलग और टूट चुका है गठबंधन, ये घोषणा नहीं हुई, गठबंधन टूट चुका है। साथ में कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई संवाद नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि मुझे अपने वापस मूल वोट बैंक पर लौटना पड़ेगा, वो फिर हिंदुत्व का हो या मराठी का हो, ये तय हो गया है। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि कांग्रेस के साथ जाकर वो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन पार्टी चली गई, बाला साहब का सम्मान चला गया, हिंदू वोट चला गया, मराठी वोट बैंक चला गया। अब वो वापस पाने के लिए राज ठाकरे से हाथ मिला रहे हैं और अपनी लाइन अलग बना रहे हैं। अब ये बताएं कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से हाथ मिला के मिल क्या जाएगा, जब आपने बताया कि अब बेस कोई बचा नहीं राज ठाकरे का? सर, डूबते को तिनके का सहारा है, दोनों डूबे हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन यह तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले भी अगर बीएमसी लड़ती है 227 सीटों पे, तो भारतीय जनता पार्टी अकेली बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में है, और वो अपना मेयर बना सकती है। उसे किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं, ना एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना उद्धव ठाकरे की जरूरत है। अब जरा महाराज की बात हो गई, अब आपको मैं दिल्ली की कुछ खबरें दे रहा हूं। पहले साहब आपके पास आता हूं मैं इस पर। दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दिल्ली की जो नई सरकार आई है, कुछ काम उसने किए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहले दिल्ली में रेलवे पटरियों के आसपास से झुग्गियां सरकार ने हटाई, बुलडोजर चलाया, और ये काम सरकार का बड़ी चर्चा में रहा है। इस पर हाईकोर्ट का आदेश भी था, लेकिन कोई काम ये कर नहीं रहा था, क्योंकि इसमें वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है और इसमें बांग्लादेशी वाला और रोहिंग्या वाला मैटर भी है। अब रेलवे पटरियों से झुग्गियां हटाने के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर चर्चा में है। रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है, और उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन किया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन समाज सेवा, समानता, न्याय के प्रतीक हैं, इसलिए उनके सम्मान में नामकरण बिल्कुल जायज होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक चिट्ठी 19 जून को लिखी गई थी, जिसकी जानकारी अब जाकर के पब्लिक हुई है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। दिल्ली सरकार की इस पहल को दिल्ली के अंदर वैश्य वोट, बनिया वोट जो है, उसको लेकर एक देश भर में मैसेज देने के लिहाज से उठाया गया कदम देखा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों, खुद रेखा गुप्ता हों, दिल्ली के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, तीनों वैश्य समाज से आते हैं, बीजेपी का पुराना वोट बैंक भी है, और इसलिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम
वैश्य समाज के एक बहुत बड़े नायक माने जाते हैं महाराजा अग्रसेन, उनके नाम पर रखने का ये जो विचार है ये मुख्यमंत्री की तरफ से आया, तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी है। इसकी बात मैं करूं, लेकिन सर पहले जो वो मैं बात कर रहा था रेलवे ट्रैक से जो झुग्गियां हटाई गई, इसको लेकर दिल्ली इस बड़ी पॉलिटिक्स बहुत हुई इसको लेकर दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी ने कहा आप गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं, इस पर कोर्ट का ऑर्डर है, इसको एक मतलब सिक्योरिटी मैटर के तौर पर देखा गया है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रेलवे लाइंस और जो रेलवे ट्रैक्स जहां से भी जाते हैं उसके आसपास कोई भी ऐसी अतिक्रमण ना हो जिसकी वजह से वो कल रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कोई भी ऐसा मेजर एक्सीडेंट कर सके। यानी कि आपको तो थोड़े से ही कुछ बोल्ट्स को निकालना है और आप वहां पे एक मेजर एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑफ रेलवेज के लिए, बड़े एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। और खासकर भारत के अंदर जब 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशीज इलीगली रह रहे हैं, कई पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं, तो और वो रहते कहां पे? वो ज्यादातर रहते हैं लो मिडिल इनकम ग्रुप्स के अंदर या फिर जो झुग्गी झोपड़ीज हैं इनके अंदर। तो इनको हटाना एक बहुत जरूरी और एक अहम कदम बन गया था जी। अच्छा, दिल्ली सरकार का एक और कदम आपको बता दूं, 10 से 15 साल पुरानी कारें आज से दिल्ली में बेकार हो जाएंगी। देश की राजधानी में आज से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। अब ये आदेश तो बहुत पुराना है, ये 10 साल की डीजल की गाड़ी जो होगी वो स्क्रैप कर दी जाएगी और 15 साल तक चलेगी पेट्रोल की गाड़ी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। लेकिन लीगली बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। अब दिल्ली की सरकार ने आदेश निकाला है कि इनको रोकने का एक तरीका है कि इनको तेल ही मत दो। तो अब पेट्रोल पंप्स पर यह व्यवस्था की जा रही है कि ऐसी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। ऐसी गाड़ियां दिल्ली में पकड़ी अगर जाती हैं तो इन पर कानूनी एक्शन होगा, इनको सीधे जब्त किया जाएगा और इनको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, यानी इनको तोड़ दिया जाएगा। अगर गाड़ियां दिल्ली के बाहर से आ रही हैं तो उनकी दिल्ली में एंट्री ही ना हो, उन्हें दिल्ली में घुसने ना दिया जाए, इसकी व्यवस्था होगी। दिल्ली में ऐसी गाड़ियां चलती हुई अगर मिली तो उनका चालान होगा जो कि 10 से 20 हज़ार रुपए का हो सकता है। कैमरे के जरिए पकड़े जाने पर तुरंत ऑनलाइन चालान होगा और उसके बाद कानूनी एक्शन भी इनके ऊपर लिया जाएगा। और 4 व्हीलर्स पर 10 हज़ार रुपए का चालान है और 2 व्हीलर्स पर 5 हज़ार रुपए का चालान है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे होगी, अब इसका भी एक इंतजाम किया गया है। पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। ये 2-2 कैमरे लगा दिए गए हैं। ये नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगाएंगे कि गाड़ी कितनी पुरानी है, उसको डेटाबेस से मैच करेंगे RTO के। और अगर कोई वाहन तय समय सीमा से ज़्यादा पुराना पाया गया तो फ्यूल स्टेशन का अटेंडेंट उसे फ्यूल देने से मना कर देगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी टीमें पेट्रोल पंप्स पर तैनात रहेंगी। और क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकों ने इसमें कहा कि साहब हम नहीं चाहते कि हमारे पेट्रोल पंप पर इसको लेकर लड़ाई झगड़ा हो, हम तेल देने से मना करेंगे, कस्टमर हमसे लड़ाई करेगा। और आप हमसे ये तो बिल्कुल ही उम्मीद मत कीजिए कि हम गाड़ी इंपाउंड कर लेंगे या गाड़ी हम रोक सकते हैं। हम किसी की गाड़ी नहीं रोक सकते। ये काम तो पुलिस को करना पड़ेगा या सरकार को करना पड़ेगा। तो वो व्यवस्था आज से दिल्ली में होगी। लेकिन इसमें एक पेच है और ये भी पेट्रोल पंप ओनर्स नहीं बताया कि आप जैसे मसलन जो दिल्ली में रहते हैं, अगर उनको मालूम हो, मतलब आप मयूर विहार में रह रहे हैं, आप ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, आप नहीं देंगे दिल्ली में उसको तेल, वो थोड़ी 10 किलोमीटर दूर जाके गाजियाबाद है वहाँ से तेल डलवा लाएगा। आप अगर थोड़ा और आगे आ जाएं तो ये नोएडा लग जाता है। यहाँ से दिल्ली तो घिरा हुआ, उसके तो कई बॉर्डर हैं दिल्ली के, तो तेल लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पोल्यूशन से निपटने के लिए ये कदम कितना ज़रूरी है उठाया जाना। सर आप तो दिल्ली में रहते हैं। ये देखिए, ऐसे जिस तरह से पूरी बात सरकार ने की है और आपने इसको बहुत विस्तार से बताया, उससे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये भी है कि हिंदुस्तान में जो व्यवस्था है उसमें गाड़ियां लोग खरीदते हैं। यदि बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल पुरानी गाड़ियां उन लोगों के पास है जो या तो बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि नए लोग तो नई नई गाड़ियां भी खरीदते रहते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अब उनकी गाड़ी कम चलती है, उस गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, जो सिंगल ड्रिवन जैसे गाड़ियाँ कहते हैं आप, तो क्या उन गाड़ियों को इसलिए हटा दिया जाएगा क्योंकि आप 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई? रूल इज रूल नहीं, रूल इज रूल मतलब लोगों के लिए होते हैं ना रूल। एक तो ये कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए कि कानून किसके लिए बनाते हैं हम, लोगों के लिए कानून बनाते हैं या कानून लोगों के लिए बनाते हैं? पोल्यूशन को लेकर सर रूल बना था, ये कोर्ट की तरफ से बना हुआ। पोल्यूशन के तो बहुत सारे काम होने थे, अभी वो नहीं हुए हैं। फिर वही बात आएगी, पराली से लेकर और सारी बातों तक, यमुना तक, सारी बातों पर काम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उसमें जितना पोल्यूशन पर काम हो रहा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि इसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अच्छा, आप दिल्ली में जो गाड़ी आएगी, मान लीजिए जयपुर से गाड़ी आ रही है, पुरानी गाड़ी, आपने तो दिल्ली में रोक रखी है, तो आप उसको यहाँ पर रोक देंगे ढोलकुआ पर? उसमें जो फैमिली आ रही है जयपुर से या चंडीगढ़ से आ रही है या रानीखेत से आ रही है, तो उसे कहाँ रोकेंगे?
सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये मैं तो वही बात रिपीट करूंगा। लेकिन मैं अगर ये कोई कह रहा हूं, कानून गाड़ी बनाया की गया है condition तो अच्छी है। उसके जिस नियत से बनाया गया है वो देखना होगा ना हमें। इस पे एक- आपको लेकिन अगर नियत पोल्यूशन इस- रोकना है तो उसका एक एस्पेक्ट है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। देखो सौरभ वो जी, ठीक एक है। चीज मैं कहना चाहता हूं इसके ऊपर कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है और दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है और वो आता है बात है। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से या फिर डीजल व्हीकल से। तो ये जो डिसीजन हाई कोर्ट का था बिल्कुल सही था। अगर हमें मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल से हटना है, हमें जो पॉल्यूशन की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर तक भी हो रही है, तो उससे हटना है, तो ये कदम बहुत जरूरी है।